डियर स्टूडेंट्स, भाई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स में इनऑर्गेनिक में जो पिछला टॉपिक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पर डिस्कस किया उनमें हमने ऑक्टाहेड्रल लिमिटेशन ऑफ सीएफटी एंड ऑक्टाहेड्रल की बेसिक कंसेप्ट और उनको कैसे अप्लाई करते हैं व्हेन लिगेंड आर वीक और व्हेन लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग। तो उनको सबको हमने एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एंड देयर फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन इनको बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है एमओटी थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को की एनर्जी के किस क्रम में भरते हैं उनके डायग्राम में आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कब भरे जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में कब आते हैं और एंटी बॉन्डिंग में उनमें यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक व्यवहार दिखाते हैं, या पूरे पेयरिंग हैं तो आपके वो डायमैग्नेटिक व्यवहार दिखाते हैं। तो ये सारा इसमें एक्सप्लेन हम करेंगे। In the tetrahedral complex, the ligand atoms are placed at the corner of a tetrahedron. Metal S and Px, Py, Pz orbitals have A1 and T2 symmetries respectively. The 5d orbital are split into two sets, E T dz square dx square minus y square and T2 dxy dyz dxz. P orbitals retain their degeneracy in tetrahedral arrangement and the symmetry level T2. टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स हैं जो उनमें क्या होता है कि एक तो आपके मेटल एस और पी के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी जो हैं A1 और T2 दो उसमें होती हैं, सिमेट्री में होती हैं, और दोनों जो डी ऑर्बिटल हैं वो दो स्प्लिट में होते हैं, एक तो आपके ई वाले और दूसरे होते हैं T2। जो आप इससे पहले पढ़ते आए थे उनमें क्या था, ई जी और T2G जो आप वर्ड यूज करते थे उन्हीं में ई में और आपके T2 में दो एनर्जी लेवल हो जाते हैं। और पी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी यानी उनकी एनर्जी लगभग समान होती है जब तक कि उनके कोई भी लिगेंड वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड उनमें इंटरफेयर नहीं करे, ओवरलैपिंग। तो ये इनकी सिमेट्री T2G लेवल में होती है। दी 4 ligand group orbitals formed from ligand sigma orbitals will consist of a T2 set and one orbital of A1। अब सिमेट्री T2 और A1 को आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में, जो आप क्योंकि एक क्रम से लिखोगे तो आसानी से एक्सप्लेन करने में आसानी रहती है, समझने में भी। तो समेशन S इज इक्वल टू हाफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, क्योंकि 4 इसमें बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपके समेशन एस को आपने क्या किया, 1/2 सिग्मा 1 2 3 एंड 4 में, जबकि समेशन एक्स इज इक्वल टू हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। समेशन वाई इज इक्वल टू हाफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। और एंड लास्ट समेशन जेड इज इक्वल टू हाफ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। सिंस 2 सेट ऑफ मेटल ऑर्बिटल हैव T2 सिमेट्री, एग्जाम्पल Px Py और Pz एंड dxy dyz dxz, hence T2 LGO combine लीनियर, जो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन जो
है वो यहाँ पर सीधा सीधा सा उसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं इस सभी एमओटी थ्योरी में। तो हेंस T2 LgO कंबाइंड विद बॉस सेट ऑफ मेटल T2 ऑर्बिटल्स P and D to give 3 set of sigma molecular orbitals, one bonding, one slightly antibonding and one clearly antibonding। इसमें क्या होगा, इनके एनर्जी में थोड़ा सा गैप होता है तो वो क्या अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ 3 तरह के हो गए आपके, वन बॉन्डिंग में, वन स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग एंड वन क्लियरली एंटी बॉन्डिंग में इनको पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम में दिखा रखा है ए सिग्मा MO2 डायग्राम फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे कि N+1s N+1p और एक Nd, ये इसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो इनको आपने क्या किया, 2 एनर्जी स्टार्टिंग में आप देख रहे हो तो T2 बॉन्डिंग A1 बॉन्डिंग है और बीच में आपके नॉन बॉन्डिंग E सेट है, और उससे ऊपर आप जैसे जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है जो कि, और एक आ रहा है A1 स्टार और लास्ट में T2 स्टार, जिनमें T2 और A1 शुरू से पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनका एनर्जी गैप, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले बॉन्डिंग में आएगा, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन बॉन्डिंग के बाद स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है, और उसके बाद जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग में। तो इसी क्रम से इसको आपके हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। यदि हुन्स रूल पालन कब नहीं होता, जब कोई स्ट्रॉन्ग लेगेंड आता है तो वो क्या करने लग जाता है, पेयरिंग करने लग जाता है, तो वहाँ पे हुन्स रूल का पूरी तरह से पालन नहीं होता। इस फर्स्ट स्टेप में S एंड समेशन S विच हैव द सेम सिमेट्री, यानी S और इसकी सिमेट्री क्या होगी, सेम सिमेट्री A1 ओवरलैप टू फॉर्म वन बॉन्डिंग एंड वन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड में क्या होगा, हम S का पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि बॉन्डिंग में जाएंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सेकंड में Px Py Pz एंड मेटल्स Dxy Dyz Dxz orbitals and LgO of T2 symmetry overlap to form 3 set of molecular orbitals, 1 bonding, 1 slightly antibonding and 1 clearly antibonding। 3 bonding molecular orbital, 3 slightly antibonding and 3 clearly antibonding are thus results। In contrast to octahedral complex, the metal electron orbitals are now non-bonding. The separation between E set of metal orbitals and the next higher T2 orbitals, example T2 slightly antibonding, is called delta T as in CFT। जो CFT में आपने देखा था, इसको डेल्टा T वर्ड अपन क्या ले रहे थे, काम में लेते थे। अब नेक्स्ट में जो ये डायग्राम दिखा रखा है, ये क्या है, आपको एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। वो एक जनरल डायग्राम था कि MOT डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल। यहाँ हमने क्या किया है, MOT एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ COCl4 2- इसको लिया है कोबाल्ट क्लोराइड को, और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर कि कोबाल्ट क्लोराइड में कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो इससे इस डायग्राम से क्लियर हो जाता है, एक तो 3D है, 4s है और 4p। 3D में आपके इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं वो आप कोबाल्ट की वो देखोगे तो 3D कोबाल्ट यानी 27 है, तो 27 में आपके कितने होंगे, S में से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो D में कितने बचे आपके, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी एनर्जी क्या हुई, T2 + E, और 4s की A1 और 4p की क्या दिखाई दे रही है, T2। जबकि इधर आपके
स्टार्टिंग में T2 भी बॉन्डिंग के हैं, आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाले उसमें। जबकि E नॉन बॉन्डिंग आपके यहाँ बिल्कुल प्रदर्शित कर रखा है, E नॉन बॉन्डिंग, और उससे जस्ट थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा डेल्टा T की, तो यहाँ A1 स्टार यानी ये स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। T2 ये इस ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक तो E नॉन बॉन्डिंग और एक स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, दो आपको बिल्कुल एनर्जी जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रखे हैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। तो इन केस द लिगेंड एटम है पाई ऑर्बिटल्स, देन दे कैन combine to form pi LgO। 8 pi group orbital are formed. There are no central atom orbital corresponding to T1 symmetry, and hence the ligand group orbitals with T1 symmetry remain as non-bonding in pi bonding. The LgO of E symmetry combine with the corresponding metal orbital dx square minus y square dz square and form bonding and anti-bonding pi molecular orbital. The filling of the pi molecular orbital with the available electron increases the stability of tetrahedral complex. इन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें थोड़ा अंतर आता है। इन निकल कार्बोनिल यानी NiCO का होल 4 टेट्रा कार्बोनिल निकल में निकल और कार्बन बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड इन करेक्टर। यहाँ पाई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया वो सिंपल लिया है COCl4। जबकि आप इसमें कार्बोनिल लेंगे तो पाई बॉन्डिंग में वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह भूमिका निभाता है, तो वहाँ पर इसके एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको एक नॉर्मल जो MOT डायग्राम फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर कोई एग्जांपल लेके, जैसे हमने यहाँ COCl4 लिया है, या फिर आप ले सकते हो कार्बोनिल निकल कर भी ले सकते हो। तो इन किसी से भी आप इनको क्या एक्सप्लेन बड़े आसानी से कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके एनर्जी के भरने के क्रम क्या हैं, क्योंकि COCl4 को आप जब देखोगे तो इसमें टोटल CO+2 में D में कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 7 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल टोटल ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग 6 लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आते हैं, और जो रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड एंड ऑक्यूपाई 3 स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में T2 में पार्टिसिपेट करते हैं। दी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स COCl4 रिस्पेक्टिवली, वही आपके T2 में बॉन्डिंग में 6, A1 बॉन्डिंग में 2 और E बॉन्डिंग में 4, तो ये कितने हो गए टोटल 12। और 3 आपके जो जा रहे हैं वो आपके कहाँ पे जा रहे हैं, एंटी इसके जो नॉन बॉन्डिंग को जो दिखा रखा है उसमें चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 साफ साफ दिख रहे हैं स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए इसका कलर कैसा होगा, इस कॉम्प्लेक्स का कलर्ड होगा एक तो, और एक क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार दिखाता है। तो और यदि इसको आप और डिटेल में कि भाई इन कौन कौन से हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको नीचे बिल्कुल क्लियर हो रहा है इस डायग्राम में कि सिग्मा XY में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा YZ में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा XZ में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा S बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 3D में जो X² Y² इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग में आपके जो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं लास्ट में 3, और 3D Z² में 2, तो लास्ट के 3 कौन से हैं आपके, सिग्मा XY, सिग्मा YZ और सिग्मा XZ। इसमें एक एक जो कि यहाँ पे साफ ही दिख रहा है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एक टॉपिक, 2 टॉपिक इसमें बचे हैं। एक तो अभी है आपका MOT थ्योरी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कहीं कोई इस तरह की आपको समझने में है तो कोई क्यूरी, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।